चलिए, तो मोलैरिटी हो गया था, मोलैरिटी हो गया था, क्वेश्चंस करवाना था ना मोलैरिटी का। कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था बेटा। चलिए क्वेश्चन नोट करिए तो। अच्छा बेटा, अगर मोलैरिटी 1 है तो इसका मतलब क्या होता है? सॉल्यूट का मोल कितना है? 1। वॉल्यूम कितना होता है? 1 लीटर। मोलैलिटी अगर 1 है इसका मतलब क्या होता है? सॉल्यूट के मोल 1 है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, है ना। तो चलिए जेई का ही क्वेश्चन दे दे रहे हैं एक। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ऐप खोलें तो पहले एडवर्टीजमेंट आ गया। हाँ, नेट ऑफ करना चाहिए था। किसमें है? चलिए नेट ऑफ कर दो। हम्म, चलो पहले ऐसे निकालो। फाइंड आउट। चलो अभी मिल नहीं रहा है। हाँ, फिलहाल एक क्वेश्चन नोट करिए। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मेथेनॉल, आई हैव अ क्वेश्चन है ये। मोलरिटी का ही है, मोलरिटी का क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मेथेनॉल। मोलरिटी बेटा अभी आ रहा है, बता देना, अभी क्वेश्चन हो गया। मोलरिटी है ये, कैपिटल एम। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मेथेनॉल शुड बी एडेड टू वाटर, शुड बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर 150 ml solution of 150 ml solution of 2 मोलर मेथेनॉल। और मेथेनॉल का फॉर्मूला बेटा CH3OH। ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन भी दे दिया है। 9.6 इंटू 10⁻³ दूसरा दे दिया है 2.4 इंटू 10⁻³ 9.6 और लास्ट वाला दे दिया है 2.4 ग्राम। मास निकालना है ना बेटा। हाउ मेनी ग्राम मतलब मास निकालोगी ना। 9.6 किसका आया? तुम्हारा? और भी बच्चों का आ गया क्या तुम लोग का? भाई और भी क्वेश्चन निकालो। हाँ, आ गया किस लिए? कॉल कर रहा हूँ। बड़ा तेजी से किया वो लड़का। वही तो वो भी बोला बेटा 9.6, तुम्हारा भी 9.6 ही आ रहा था ना। चलो बता दें इसको। बताएं। 9.6 आ रहा है बेटा। लिख दिया है कि कितना मास होगा, ग्राम का मतलब मास। किसका मास बोला है बेटा? मेथेनॉल का। तो भाई निकालना है आपको मास ऑफ मेथेनॉल बस। हाँ 9.6 सही है। बोलिए क्लियर है, निकालना है मास ऑफ मेथेनॉल। और बेटा मोलरिटी कितना दे दिया है यहाँ पे? 2m। कोई डाउट है इसमें? बस और कुछ तो नहीं दिया था ना क्वेश्चन में। हाउ मेनी ग्राम ऑफ मेथेनॉल
और मोलरिटी दे दिया है 2। चलिए, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? और कुछ भी दिया था इसमें कि बस इतना ही क्वेश्चन था? एक मिनट देना बेटा। अच्छा, 150 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बेटा कितना दे दिया है? 150 ml। बोलो, देख लो इसमें कोई डाउट? प्रॉब्लम है बेटा मास ऑफ मेथेनॉल, मेथेनॉल यहाँ सॉल्यूट है, साफ पता चल रहा होगा। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है बेटा यहाँ पे? मेथेनॉल। हाँ, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में होता है तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई? 1000। चलिए सॉल्व कर लीजिए। मोलरिटी की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, मोलरिटी दे दिया है बेटा 2, और नंबर ऑफ मोल पहले निकालने की, यहीं ब्रेक कर दें इसको। चलिए, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन मास, गिवन मास किसका होगा? जिसका मोल होगा। मास ऑफ मेथेनॉल अपॉन मोलर मास ऑफ मेथेनॉल इनटू वॉल्यूम। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया बेटा? 150, और ऊपर हो जाएगा 1000। सिंप्लीफाई कर लीजिए। मेथेनॉल का मोलर मास निकाले होंगे, चलिए यहाँ से डिवाइड कर दे रहे हैं, 0 से 0 कट गया, 5 से कट करिए, 5 3 जा 5, 2 जा 20, ये हो गया, है ना? इसको इधर लाओगे तो 2 इंटू 3 होगा, और 20 नीचे चला जाएगा। बोलिए, कोई डाउट है इसमें? मेथेनॉल का मोलर मास कितना आया है? 32। एक काम करें, डायरेक्टली यहाँ पुट कर दें, इधर लाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? ये 32, और ये रह जाएगा मास ऑफ मेथेनॉल। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से कट करिए, 10 हो गया ये, 32 टू जा 96, 3 जा है सॉरी, 33 टू जा 9, हाँ ये हो जाएगा 9.6 ग्राम मास ऑफ मेथेनॉल। प्रियांशु बेटा आया? कहाँ दिक्कत था? वंश तुम्हारा आ गया, निशान तुम लोग आ गया, और इधर ये क्या नाम है, अभिनव आ गया? तुम लोग कर ली थी। चलिए, नया टॉपिक। नॉर्मेलिटी पढ़ने के पहले कोरिलेशन देख लिया जाए मोलरिटी और मोलरिटी के बीच में। बेटा हो गया ये? देखिए, भाई आपको पता है कभी कभार क्वेश्चन में मोलरिटी देता है और मोलरिटी निकालने को बोलता है, तो नॉर्मल मेथड से करेंगे, प्रोसेस बड़ा चला जाएगा। अल्टरनेटिव फार्मूला होगा तो डायरेक्ट आ जाता है, 2 लाइन या 3 लाइन में आंसर आ जाता है। तो फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। तो अगला लिखिएगा इसमें, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, मोलरिटी का सिंबल बेटा कैपिटल M, एंड मोलरिटी, इसका सिंबल स्मॉल m। हाँ, सिंपल सा फॉर्मूला है, 1/मोलरिटी, ये याद रख लीजिएगा, इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन मोलरिटी। इसका एक और कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये वाला ज़्यादा आसान है, दूसरा फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। और ये डेंसिटी किसका होता है बेटा? सॉल्यूशन का, माइनस MW का मतलब क्या होता है? मोलर मास, और ये मोलर मास होगा बेटा सॉल्यूट का, सॉल्यूट का सिंबल क्या होता है? B, अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1000। फॉर्मूला याद कर लीजिए। हाँ, हाँ बेटा सॉल्यूट है ये, लिख दें यहाँ पे पूरा? चलो पूरा हम सिंबल ही लिख दे रहे हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? 1000। बाकी सब क्लियर है टर्म, है ना? चलिए, और क्वेश्चन दें इसका। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, उसको भी सही से लिख दें? चलिए पूरा लिख दे रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ये डी सोल्यूशन का मतलब है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए तब एक क्वेश्चन करिए। मोलरिटी, मोलरिटी निकालना है, और दूसरे में क्या दिया है? मास। हाँ बेटा, अब डिराइव करना फॉर्मूला, क्या मतलब है डिराइव? लो लिखो, क्वेश्चन नोट करिए, कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोलरिटी, डेरिवेशन से कोई मतलब है नहीं।
नहीं होगा तो अभी क्लास के बाद मिल लेना, कॉपी पे बता देंगे। कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ, हाँ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी मतलब दोनों निकालना है ना, ऑफ के आई। के आई का मतलब पोटेशियम आयोडाइड। इफ डेंसिटी ऑफ, if density of 20 gram potassium iodide density of 20 gram of potassium iodide is 1.2 gram per ml, 1.2 gram per ml है ना, and total mass of solution is 100 gram, and total mass of solution is 100 gram. वन 31 131 136 रख लो, 127 रख लो। आयोडीन का एटॉमिक वेट 127 और पोटेशियम का पता है ना आपको 39। अरे ये पोटेशियम है, कहाँ आयोडीन है? नोट कर लीजिए क्वेश्चन। फाइंड मोलैलिटी एंड मोलैरिटी है ना, स्मॉल एम भी निकालना है आपको और कैपिटल एम भी निकालना है, ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। यही ना ले बेटा, इफ डेंसिटी, यही था ना, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये दे दिया था 1.2 ग्राम पर ml, और पोटेशियम आयोडाइड का मास कितना दिया था 20 ग्राम ऑफ के आई, और ये कितने में प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। या तो अल्टरनेटिव फॉर्मूले से कर लो, नहीं तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला पता है उससे भी कर सकते हो। इसमें बेटा सोल्यूशन का मास, आप सोचिए पहले क्या निकाल रही हो, मोलैलिटी की मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी निकालोगे तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वो तो निकल जाएगा, क्योंकि अगर आपको सॉल्यूट का के आई दे दिया है ना, के आई का मास दे दिया है तो के आई का मोलर मास निकल जाएगा ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाला ना बेटा, डेंसिटी किसकी दी है सोल्यूशन की, मास किसका दिया है सोल्यूशन का, वॉल्यूम निकल जाएगा सोल्यूशन का, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। फैन ऑन क्यों चल रहा है जी यहाँ पे? हाँ देखते हैं, मोलैरिटी 7.2, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। बेटा पिक नहीं कर पाए, क्वेश्चन में यहाँ दे दिया है सोल्यूशन की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे दिया है बेटा 1.2 ग्राम पर ml, यही दिया है ना, और डिजोल्व कितना ग्राम पोटेशियम आयोडाइड है 20 ग्राम है ना, मास ऑफ के आई दे दिया है, शॉर्ट में ऐसे लिखने कोई डाउट है किसी को, मास ऑफ के आई दे दिया बेटा 20 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन दे दिया है यहाँ पे कितना 100 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन हो गया यहाँ पे 100 ग्राम, और कुछ दिया है यहाँ पे, बस चलो एकदम क्लियर है। सबसे पहला काम कर लीजिए, मोलर मास निकाल लीजिए सॉल्यूट का, और
सॉल्यूट कौन है? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम का बेटा एटॉमिक मास 39, आयोडीन का 127, 166 ग्राम पर मोल। बताइए कोई डाउट इसमें? पहले क्या निकालना है? मोलैलिटी निकालोगे कि मोलैरिटी निकालोगे? जो बोलो वो निकाल। मोलैरिटी, चलिए निकाल लीजिए। तो फॉर्मूला थोड़ा सोचिएगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला बेटा मास, यही है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? पोटेशियम आयोडाइड है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में होगा तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 1000 का। इसको भी तोड़ सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ Ki को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? मास ऑफ Ki अपॉन मोलर मास ऑफ Ki। एकदम आ रहा है ना बेटा? इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। बताइए फॉर्मूला का फ्रेमिंग एकदम क्लियर है ना? Ki का गिवन मास कितना है बेटा? 20 ग्राम। और मोलर मास कितना निकाले हो तुम लोग? 166। ऊपर भी 1000 है। प्रॉब्लम ये है सोल्यूशन का वॉल्यूम ही नहीं पता हम लोग को। अगर वो आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। हाँ, अब बेटा देखो, सोल्यूशन का मास दिया है, सोल्यूशन की डेंसिटी दी थी, यहाँ से निकाल लेंगे ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालोगे तो मास बाई डेंसिटी। और ये वॉल्यूम किसका निकल रहा है बेटा? सॉल्यूशन का। एकदम क्लियर है ना? मास सॉल्यूशन का कितना हो गया है? सॉल्यूशन का मास बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम है ना। और डेंसिटी कितना दे दिया है? 1.2। यही तो आ रहा है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1000/12, चलो ऐसे ही कर दिया जाए, 1000/12 सिंप्लीफाई कर लीजिए। 12 9 जा कितना? 250। अच्छा, उससे कर दे रहे हो। 3 8 जा 24। हाँ ठीक है, क्लियर है ये? कितना आ गया ना? वैल्यू पुट कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना पुट कर सकते हैं बेटा? 250/3। ये आ रहा है समझ में? यूनिट क्या है वॉल्यूम की यहाँ पे? कैसे पता बेटा? क्योंकि डेंसिटी में वॉल्यूम का यूनिट क्या दिया है? ml। तो ये भी किस में आया होगा? ml में। वैल्यू पुट कर लीजिए, 250/3। बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम? आ गया ना बेटा? कट कर लो, 25 4 जा 4 टाइम ये कट हो गया, है ना। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 3 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो गए। तो 24 जा 80, 83 जा 24, 240। और नीचे रह गया 166 इंटू 3। इसको कट कर लो, 3 8 जा, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये 3 कहाँ रह गया? 3 तो हटाना है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको पहले हटाएं। सिंप्लीफाई करिए इसको। 4 2 जा 8 और 8 3 जा हो गया 24, 240/166। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, 1.4। मोलरिटी का यूनिट कैपिटल M। ए बेटा सॉल्वेंट, बी मतलब सॉल्यूट। देख लो किसको अभी भी डाउट है ये। आ गया अभी? प्रियांशु आया? उल्टा कर दी 1 है। रिलेशन वाला तो एक तो मान लो मोलरिटी निकाल लियो, मोलरिटी निकालना, वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। पहले बोलो ये क्लियर है ना? बोलो। स्मॉल m का मतलब यहाँ पे होता है मोलैलिटी, यही बोल रहा हूँ ना? हाँ बेटा, फॉर्मूले में, हाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कर सकते हो, लेकिन मोलैरिटी पता होना चाहिए ना। फॉर्मूला जब भी कोई यूज करते हैं तो एक ही वेरिएबल अननोन होना चाहिए, है ना। अब मोलैरिटी निकल गया ना, अब पुट कर दो, डायरेक्टली मोलैरिटी आ जाएगा। हाँ वो भी हो जाएगा, सेम वही है ना। एक ही चीज है, पहले देख लो यहाँ तक क्लियर है पूरा? यहाँ तक क्लियर है बेटा पूरा? हाँ, अब चलिए मोलैलिटी निकालना है। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करिए, अदरवाइज नॉर्मल फॉर्मूला, जिससे मर्जी उससे करिए, दोनों से सही आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दे, अल्टरनेटिव फॉर्मूला, कि नॉर्मल तरीके से यूज करें? चलो नॉर्मल वाला पहले कर ले रहे हैं, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पे मास दे ही दिया है। भाई मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और अगर ये ग्राम में होगा तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई? 1000 का होगा बेटा ये।
क्लियर है? डायरेक्टली पुट करिए। पोटेशियम आयोडाइड का मोल कितना आया है? 20/166 आया ना? ये डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे, 20/166 हो सकता है। ऊपर है 1000। और भाई सॉल्वेंट का मास कितना दिया था? क्वेश्चन रीड करो, सॉल्वेंट का मास कितना दिया है? 100 ग्राम। अच्छा सॉल्यूशन दिया ना ये, एक मिनट, तब इसको पहले यहाँ निकाल लो। बेटा एक काम करो, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है ना, यहाँ से आप निकाल लीजिए मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ लिख दें। बेटा पढ़ा गया था ना, सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूशन का मास 100 दे दिया है, सॉल्यूट का मास 20 दे दिया है, तो सॉल्वेंट का मास कितना आएगा? 100 माइनस 20 मतलब 80 ग्राम। बताओ ये क्लियर है? वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। मास ऑफ सॉल्वेंट है, इसको हटाइए यहाँ से, और इसकी जगह कितना आ जाएगा? ये 80। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आ गया। 20 से कट करो, 20 4 जा 4 से कट करोगे 250, 250 अपॉन 166, ऑलमोस्ट वही जाएगा आसपास, है ना? है ना? 1.4 से ऊपर ही जाएगा ना? हाँ 1.4 के बाद ही वैल्यू मिल जाएगा। 250/166, 250/166। इसमें आया कितना? आया आंसर 1.43 या 42 जो भी जाएगा। अरे यार, और क्या अंतिम आंसर नहीं निकालोगे? 1.4 मोलर लिख दे रहे हैं। हाँ देखो, तुमको आया? नहीं आया? उससे भी निकाल दे रहे हैं। 1.5 आ रहा है। 166 वन चले जाओगी तो 50, और 34 80 4 84, डेसिमल लग गया तो 840, 14 बचे 80। हाँ 1.5 के आसपास ही जाएगा वो। है ना? 1.49 या 1.5 के आसपास ही जाना है। कैलकुलेशन है, प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है। ठीक है, प्रोसेस क्लियर है ना पूरा? कैलकुलेशन तुम्हारा टेंशन है, कैलकुलेशन तुम्हारा टेंशन है। रिलेशन वाले से करोगी? एकदम क्लियर है बेटा? अभी उधर लास्ट में बेटा सेकंड मेथड से अगर आपको करना हो तो सेकंड मेथड से भी आप कर सकते हैं। हाँ ठीक है बेटा। सेकंड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/मोलैलिटी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलरिटी माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? KI अपॉन क्या होगा? 1000। डायरेक्टली पुट करिए यहाँ पे। सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी है बेटा? 1.2, और मोलरिटी कितना आया है? 1.4। यही आया था ना? KI का मॉलिक्यूलर वेट बेटा 166 अपॉन क्या हो जाएगा ये? 1000। निकाल लीजिए 1/मोलरिटी, सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये डेसिमल सेम प्लेस पे कट कर दो। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए 2 से, 2 6 जा 2 7 जा 6/7 ये हो गया, और 3 प्लेस बाद डेसिमल है, माइनस कर लो 0.166 हो गया। और इसको शॉर्ट कर दें, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो इसको भी। हाँ तो भाई 6/7 निकालोगे तो बताओ 7 से 6 डिवाइड होगा? नहीं ना, डेसिमल लगाओगे कितना हो गया? 60, है ना? 7 का टेबल रीड करिए, 60 के आसपास। 7 8 जा 56 आएगा बेटा। अभी आ गया रिमाइंडर यहाँ पे 4, डेसिमल लगाया तो 40 हो गया। 7 5 जा हो गया 0.85 माइनस 0.166, 1/मोलरिटी निकाल लीजिए यहाँ से। क्लियर है ये? इसको जीरो लगा दे रहे हैं अप्रॉक्स करने के लिए, माइनस कर लो, कितना आएगा? 684 नहीं, 0.684 यही आ रहा है। हाँ रेसिप्रोकल ले लो, तो मोलरिटी कितना हो गया? है ना? 1/0.684। डेसिमल हटा लो यहाँ से, डेसिमल हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1000। 1000/684, घूम फिर के फिर हो गया। अरे 6 हो गया, 7 के टेबल रीड कर लो, 1.5 के आसपास फिर आएगा। किसी से करोगे आंसर वही आना है। कैलकुलेशन है इस पार्ट में बहुत।
नहीं है। अब इसके बाद आसान हो जाएगा जब दोनों को मिक्स करता है, डाइल्यूशन मिक्सिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हाँ, टेस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, हमको पढ़ाना पड़ा दे रहे हैं। हो गया ये। केवल टेस्ट से क्यों, यहाँ पूरा पोर्शन नहीं देखोगे, मोल में इसमें इंट्रोड्यूस करता है, जो लगाएंगे स्टाइकोमेट्री पता होगा, कंसंट्रेशन टर्म भी आ जाता है उसमें स्टाइकोमेट्री। हो गया ये बेटा। आ रहा है प्रियांशु, कर ले रहे हो, कर ले रहे हो। चलो आइए एक और शानदार टॉपिक पढ़ा जाए, और वो होता है बेटा नॉर्मेलिटी। हाँ, अपने आप में ये खुद एक बड़ा टॉपिक है नॉर्मेलिटी। इसको एक कंसंट्रेशन टर्म मत मानिएगा, एक टॉपिक मानिएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसको समझने के लिए दूसरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तीसरा पढ़ेंगे तब जाके चौथा पढ़ेंगे, और चौथा पढ़ेंगे तब जाके ये पूरा समझ में आता है। नॉर्मेलिटी सिंबल होता है बेटा कैपिटल एन। है आसान, बस ये है कि थोड़ा सा एक से एक टॉपिक मिलता रहेगा इसमें। हाँ बेटा, नॉर्मेलिटी सुनिए, मोलरिटी पढ़ा गया था तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट था 1 लीटर सोल्यूशन में, मोलरिटी पढ़ लिया गया तो भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट था, लेकिन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, यहाँ पे सॉल्वेंट में था, यहाँ पे बेटा ग्राम नहीं, मोल नहीं आएगा, ना तो सॉल्यूट का मोल आएगा ना तो सॉल्यूट का मास आएगा। एक नया टर्म आता है ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये टर्म समझने के लिए तुमको इसके बाद एक और फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, और ये ग्राम इक्विवेलेंट किसका पढ़ते हैं बेटा, सॉल्यूट का। कितने लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में। पहले डेफिनेशन पिक करिएगा, ये क्या होता है ये अगले लाइन में समझ में आएगा, पहले बोलिए ये फॉर्मूला पिक हो रहा है डेफिनेशन। कोई पूछे नॉर्मेलिटी क्या है तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूट का वो ग्राम इक्विवेलेंट जो कितने लीटर सोल्यूशन में अवेलेबल होता है, 1 लीटर सोल्यूशन में, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी। पिक करो स्टेटमेंट, यहाँ पे मत जाना क्योंकि ये सोचोगे तुम, चलिए ग्राम इक्विवेलेंट है क्या, तुम्हारे लिए नया चीज़ है, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एकदम क्लियर है डेफिनेशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। क्लियर है ये बेटा, चलिए डेफिनेशन लिखिए पहले, फॉर्मूले में ही ये सब क्लियर होता रहेगा। पहले तुम पढ़ोगे, हम पढ़ा रहे हैं कि तुम, उसको समझने के लिए पहले फॉर्मूला तो लिखो। देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution, हो गया ना इस लड़की, of solute present in 1 liter of solution। एकदम क्लियर है बेटा। हाँ, फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा, नॉर्मेलिटी का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन, कैपिटल एन हो गया। फॉर्मूला 1 लीटर सोल्यूशन का मतलब पर लीटर सोल्यूशन होगा, यानी डिनोमिनेटर पे क्या जाना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो फॉर्मूला फ्रेम कर ले रहे हो, और वॉल्यूम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या लेंगे हम लोग, लीटर में लेंगे। और ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जब डिफाइन करते हैं तो किस में डिफाइन करते हैं, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट में, यानी फॉर्मूला बनेगा नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नोट कर लीजिए। और भाई अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम ml में होगा तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई, 1000 का। चलिए इसके बाद वो लिख लिया जाएगा फॉर्मूला। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने को बोलता है, मिली इक्विवेलेंट निकालने को बोलता है, इक्विवेलेंट वेट निकालने को बोलता है, एन फैक्टर निकालने को बोलता है, बहुत एक ब्रॉड टॉपिक कह सकते हो, कंसंट्रेशन टर्म का है आसान। हो गया बेटा, चलिए चलिए आइए, कौन गिरा, हम्म, चलिए बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा, और सब फॉर्मूले का अपना एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है। बेटा ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला होगा मास, मास लिख दे समझ जाओगे ना, अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास बोलने में अच्छा नहीं लगता है तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ लिख दे रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट।
बस बस घबराओ नहीं, एक के बाद एक आएगा। इक्विवेलेंट वेट का सिंबल क्या होता है? कैपिटल ई। अगर इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए, इस वाले को इक्वेशन 2 मान लिया जाए, तो बताइए ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं हम लोग? पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? एक मिनट। बताइए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास या वेट। तो क्या मास मास किसका होगा बेटा? ये सॉल्यूट का। एम ऑफ सॉल्यूट लिख दे, समझ में आ जाएगा। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। बोलो ये भी क्लियर है? और भाई वॉल्यूम तो जैसे था वैसे ही है ना, लेकिन अगर वॉल्यूम अगर ml में होगा तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई? 1000 का इन ml। यानी नॉर्मेलिटी का दूसरा फॉर्मूला ये मिल गया। दोनों सेम ही है, बस इसका एक्सप्लोर करके यहाँ लिख दिए। क्लियर है ना? अभी ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद रखिएगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, जब मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्लियर है? हाँ नोट कर लो। बेचारे बच्चे। क्या जी कृति पानी पी गई क्या पूरा मेरा? बहुत गंदी लड़की है। हो गया बेटा? नोट करिए। कुछ खाने के लिए नहीं आई थी आज? तुम नहीं खाई हो? अच्छा, 2 टिफिन लाती हो। योगेश सर वही जो पतले वाले हैं ना? नहीं वही है ना योगी सर? वही मतलब हम शॉर्ट नेम जानते हैं। क्या बेटा? अच्छा अरे अरे वही। और इतना खाते फिर भी वो इतने दुबले हैं तुम ही लोग क्या यार, इसका मतलब है तुम लोग खिलाने के बाद मन से कुछ और बोलती होगी। सर जाइए जाइए। चलिए बेटा। हाँ बेटा एकदम क्लियर है ये। चलिए। अच्छा जरा ये बताइए यूनिट क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी का? पहले फॉर्मूले पे आइए। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिट ही होता है ग्राम इक्विवेलेंट। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? जी ई क्यू। जी का मतलब ग्राम, ई क्यू का मतलब इक्विवेलेंट वेट, और पर लीटर, है ना? ये भी नहीं लिखना होगा, तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है भाई, कैपिटल एन लिख सकते हो। लेकिन इसको यूनिट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? नॉर्मेलिटी। इसको लिखते हैं नॉर्मल। मोलरिटी का यूनिट मोलर, मोलरिटी का यूनिट मोलल, और नॉर्मेलिटी का यूनिट नॉर्मल। चलो बताओ हर्ष। हर्ष ना? हाँ, आज सही नाम बोले हैं। बताओ नॉर्मेलिटी टेम्परेचर से अफेक्ट होगा? क्यों? क्यों? वॉल्यूम आया अंकल। वॉल्यूम आया है तो टेम्परेचर से इम्पैक्ट होगा ना? हाँ, तो नोट करके लिखिए। इट इज अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। यानी दो आप यूनिट अभी पढ़ रहे हैं और दोनों टेम्परेचर से इम्पैक्ट कर रहा है। पहला कौन सा है? मोलरिटी, दूसरा नॉर्मेलिटी। मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना? अभी दुख आपको ये भी है कि सर आई का होता है इक्वलेंट वेट, ये भी तो बताइए। तो ये टॉपिक कंप्लीट, अब इक्वलेंट वेट देखा जाएगा यहाँ से। अब इक्वलेंट वेट देखोगे तो एक और टर्म आएगा, सर ई वाला बताइए, ये वाला कैसे होगा? दुख। गौतम बुद्ध बोले थे ना, दुख का कारण क्या होता है बेटा? इच्छा। हाँ। हेडिंग लिखिए, इक्विवेलेंट वेट। सिंबल क्या होगा इसका? कैपिटल ई। सब आसान आसान टॉपिक है, बस ये है कि एक बाद एक नया टॉपिक मिलता चला जा रहा है। हाँ? जो कठिन था वो निकल गया। साइकोमेट्री। साइकोमेट्री निकल गया। इजी ये भी है। इजी ये भी क्वेश्चन लगवाएंगे तो इजी ये भी है, बस मे भी नया तुमको लगे। हाँ। हम्म। इसमें अब परसेंटेज प्योरिटी पढ़ाएगा, अभी कल से क्वेश्चन लगवाना है। कल से जो भी तुम लोग का गैप क्रिएट हुआ है क्वेश्चन में या टॉपिक में, वो सब क्लियर करते चले जाएंगे। परसों होगी ना क्लास?
नर्सों है ना क्लास? हाँ चलिए। तो इसके बाद क्वेश्चन ही लगवाएंगे, और जितना भी गैप हो रहा है ना तुम लोग टॉपिक्स में वो सारा क्लियर करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुआ कि स्लाइड जब आया तब हम लिखना चाह रहे हैं कुछ और, या मतलब मान लो यहाँ जा रहे हैं तो स्लाइड उधर मूव करके उधर चला जा रहा है, विंडो पे दूसरे विंडो पे जा रहा है। कितना भी हो फोकस नहीं बन पाता ना, हम कुछ और बोलना चाह रहे हैं स्लाइड में कुछ और आ रहा है, इधर कर रहे हैं तो उधर चला जा रहा है, मिटाना चाह रहे हैं तो गायब हो जा रहा है पूरा। तो उस वजह से इसीलिए अब लिखना शुरू कर दिया ना, ये मेरे लिए ज़्यादा सुटेबल है। ज़्यादा सुटेबल मेरे लिए यही है कि लिख दें हम। एकदम हाँ बेटा, इक्वलेंट वेट एक रेशियो होता है ना? किसका रेशियो होता है ये? मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी का। वैलेंसी टर्म शायद सुने होंगे आप। किसी भी एटम पे जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी। यहाँ पे वैलेंसी का दूसरा नाम यूज करेंगे हम लोग, वैलेंस फैक्टर, या इसका एक और नाम होता है एन फैक्टर, है ना? तो कोई पूछे कि इक्विवेलेंट वेट क्या है तो क्या बोलेंगे? ये क्या होता है? एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? मॉलिक्यूलर मास का या मॉलिक्यूलर वेट का और वैलेंसी का। वैलेंसी का दूसरा नाम वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास नहीं है ये, मॉलिक्यूलर मास है। और इसको बेटा किससे डिवाइड करते हैं? एन फैक्टर से। कंपाउंड का जो भी होगा, सॉल्यूट है तो सॉल्यूट, सॉल्यूट ही लेंगे बेसिकली। और नॉर्मल केवल इक्विवेलेंट वेट बोलेगा तो कंपाउंड हो जाएगा जो भी दिया रहेगा। जैसे मान लो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। नोट कर लीजिए इसको। हुआ? फिर दुख, फिर दुख, लास्ट यही दुख का कारण यही है बस। ये भी निकालना होता है, निकालना क्या हो तो कंपाउंड देके पहचान ही लोगे। बता रहे हैं, बता रहे हैं। हो गया बेटा ये? चलो, दुख का अंतिम कारण है बेटा एन फैक्टर। इसका दूसरा नाम होता है वैलेंस फैक्टर। और बेटा तीसरा और कॉमन नेम होता है इसका वैलेंसी। ये वैलेंसी वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आप इससे फेमिलियर हैं, ये सुने हैं वर्ड, सुन के भी अच्छा लग रहा होगा कि चलो कुछ तो मिला पुराना। चलिए देखिए, हाँ खुश तो बहुत हो गए तुम। सुनो, वैलेंसी पता है ना, किसी भी एटम पे जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं वैलेंसी। तो हाँ, अगर सोडियम पे 1+, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 1+, यानी उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1, वैलेंस फैक्टर 1, एन फैक्टर 1। क्लोरीन की वैलेंसी -1, उसका एन फैक्टर 1, है ना? एकदम क्लियर हो रहा है ना ये? कैल्शियम की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। आ गया, आधा तो आ ही गया तुमको। क्लियर है? हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1, सल्फेट की वैलेंसी -2। क्लियर है? बाकी चलिए लिख रहे हैं, पहले लिखिए। वो दूसरा है, हाँ वो भी है। हाँ हाँ, हाँ हाँ वहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन वो छोटा सा पार्ट था, छोटे क्लास में थे। अब बड़े में हो तो बहुत यहाँ पे ब्रॉड मिलना है। और एक्सेप्शनल कंपाउंड भी हम लोग पढ़ेंगे जिसकी एन फैक्टर तुमको याद रखनी है। लिखिए, द टोटल नंबर ऑफ कैटायंस, द टोटल नंबर ऑफ कैट आयंस। हाँ बेटा डेफिनेशन है ना? ब्रैकेट में लिख देना पॉजिटिव चार्ज, द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वही कैटायन है। और नेगेटिव चार्ज, दोनों नहीं लेना है, दोनों में से कोई एक लेना है, या तो प्लस वाला लेंगे या तो माइनस वाला लेंगे। न्यूट्रल कंपाउंड, कंपाउंड को बेसिकली क्या मानते हो? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, है ना? द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और अगर मॉलिक्यूल आ गया रेडॉक्स रिएक्शन वाला, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है या लॉस होता है, तो भी एन फैक्टर निकालते हैं। एक एलिमेंट मान लो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो एन फैक्टर 2। एक एलिमेंट है जो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एन फैक्टर 3, है ना? तो यही लिखना है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस। मतलब या तो पॉजिटिव लोगे चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज लोगे, या तो कोई एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा उसी को क्या बोलोगे? उसका एन फैक्टर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस इज कॉल्ड एन फैक्टर, इज कॉल्ड एन फैक्टर।
पॉजिटिव और नेगेटिव में से कोई भी एक चार्ज लेना है, दोनों नहीं लेना है। तो मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, यहाँ पे हो जाता है कंपाउंड, यहाँ लिख दे रहे हैं उसका एन फैक्टर। चलो विष्णु से शुरुआत किया जाए। विष्णु बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। HCl में किसी भी एक को बताइएगा। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज? +1। क्लोरीन पे कितना चार्ज? दोनों में से कोई एक बताइए। एन फैक्टर कितना हो गया? 1। या तो प्लस लेना है या तो माइनस लेना है। हो गया, आ गया ना? चलो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बेटा H2SO4। बताइए इस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? टोटल पॉजिटिव चार्ज एक हाइड्रोजन पे कितना प्लस? एक। कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2। तो टोटल पॉजिटिव कितना आएगा? 2 प्लस। या तो ऐसे देख लो, सल्फेट पे कितना माइनस? 2 माइनस। चलो एक और तरीका है, इसको अगर डिसोसिएट करोगे तो क्या आएगा? ये 2H प्लस और SO4 2 माइनस। ऐसे ही तो करते हो ना? बताओ टोटल पॉजिटिव कितना आ गया? 2 ही तो आया भाई। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया यहाँ पे? 2। तो एन फैक्टर कितना हो गया? 2। नहीं मानना तो सल्फेट से ले लो, सल्फेट पे कितना चार्ज है? 2 माइनस। क्लियर है ये? चलो एक और एग्जांपल बताइए। पाउच से, चलो तुम बोल ही दियो तो तुम ही बताओ बेटा। ये किसी का भी लो, या तो पॉजिटिव लो या तो नेगेटिव लो, कोई भी ले लो। हाँ बेटा हाँ। स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा? पागल। कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो जितने भी हाइड्रोजन होंगे सब हाइड्रोजन आयन के फॉर्म पे टूटेंगे। कितना हाइड्रोजन आयन बनेगा? 2। एन फैक्टर कितना हो गया? 2। वर्ड लिखवाएं टोटल नंबर ऑफ कैटायन, है ना बेटा? चलिए एसिटिक एसिड आप पढ़े हैं ना? एसिटिक एसिड पानी में टूटता है तो बताइए आयन क्या क्या बनेगा? CH3 COO माइनस और H प्लस। बोलो क्लियर है? बेटा क्या नाम है? खुशी। बताओ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है बेटा इसमें? एक। या नेगेटिव चार्ज? एक। दोनों याद रहे, दोनों इक्वल ही आना है हमेशा। यानी इसका भी एन फैक्टर कितना हो गया? 1। क्लियर हो रहा ना अभी? चलो हर्ष बताओ बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई पूछे आपसे एन फैक्टर, NaOH का एन फैक्टर 1। कैसे? Na पे चार्ज कितना बेटा? 1। और हाइड्रोक्साइड पे भी लेंगे तो भी कितना आएगा? 1। दोनों में से कोई एक लीजिए, कितना आ गया? 1। चलो भाई कैल्शियम कार्बोनेट पे बताइए उधर आलोक, कैल्शियम कार्बोनेट का एन फैक्टर कितना होगा बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट का एन फैक्टर, हाँ सी पे 2 प्लस और कार्बोनेट पे कितना आता है? 2 माइनस। दोनों में से कोई एक ले लो, कितना हो गया एन फैक्टर? 2। निगेटिव ही ले लो तब भी तो वही आ रहा है। साइन नहीं कर, साइन नहीं लेते हैं, केवल नंबर लेते हैं यहाँ पे, बस नंबर ऑफ चार्ज लेते हैं। ठीक है, चलो भाई नेगेटिविटी ही कर लिया जाए। चलो एक और एग्जांपल, तो एग्जांपल खुद से बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया गया है, तब भी आएगा H2SO3, उसका भी 2 ही आएगा। चलो बालक बोल दिया HNO3, हाँ सब ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। नाइट्रिक एसिड में बताइए एन फैक्टर कितना? 1 है बेटा। टूटेगा तो H प्लस, एक बनेगा H प्लस, दूसरा बनेगा NO3 माइनस। कुणाल कितना नेगेटिव चार्ज? एक ना, एक नेगेटिव चार्ज है। कितना हो गया एन फैक्टर इसका? 1। क्लियर है ना? साइन कंसीडर नहीं करते हैं यहाँ पे। चलिए नोट करते जाइए। नोट हो गया ऊपर वाला? आसान है ना ये? हाँ लेकिन आसान तब है जब आपको 10th का थोड़ा पोर्शन क्लियर होगा कि एसिड है तो डिसोसिएट होता है तो किस फॉर्म पे टूटता है, ये पढ़ के आए एसिड बेस में, शायद पढ़े हो 10th में। हम्म सब आ रहा है, घबराओ नहीं, अभी तो बहुत सारा आ रहा है। पोटेशियम पर मैग्नेट, डाइक्रोमेट सब आ रहा है, एसिडिक में, बेसिक में, न्यूट्रल में सब आ रहा है। चलो चलो एक और एग्जांपल, HCN बताओ बेटा इसका एन फैक्टर। जितना हाइड्रोजन है वो लिबरेट कर जाएगा, हाइड्रोजन पे चार्ज 1 प्लस, साइनाइड पे 1 माइनस। या तो प्लस या तो माइनस, एन फैक्टर कितना हो गया इसका? 1। क्लियर है? चलिए बताइए H2O का एन फैक्टर कितना होगा? H2O का 2 होगा। कैसे पता? हाँ, या तो हाइड्रोजन पे देखोगे तो एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस, दो हाइड्रोजन पे कितना आएगा? 2 प्लस। यहां से नहीं मन करा तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? 2 माइनस। टोटल आ गया ना? नोट करिए।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर बेटा 2। क्लियर? नहीं आ रहा बेटा? बताओ कितना होगा एन फैक्टर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का? कैसे? अच्छा, चार्ज याद है आपको? चलिए, जिनको नहीं याद होगा वो यहाँ से देख लें। हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज? 1 - हाइड्रोक्साइड कितने हैं? 2। या तो यहाँ से लोगे तो भी 2 आएगा, यहाँ से लोगे तो भी 2 आएगा, है ना? कुणाल, चलो बालक तुम्हारी बारी है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर +3। नहीं नहीं, बस वही पॉजिटिव कंसिडर हो गया। इधर इधर विष्णु। हम्म, चलो बेटा। हम्म। चलो बेटा, ग्रीन विट्रॉल का बता दो बालक को। हाँ, बताओ। 2 होगा। पहली बात ये ध्यान दीजिएगा, जब भी क्रिस्टलाइज क्रिस्टल होता है या क्रिस्टल होता है ना, तो जो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये होता है ना बेटा, ये कभी भी आयन फैक्टर में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि ये तो क्रिस्टल बनाता है ना। ये कभी भी आयन के फॉर्म पे नहीं टूटता है। आयन के फॉर्म पे टूटेगा कौन? केवल पहले का पोर्शन। अभी ये लिखवाना है, अलग से लिखवाने वाले थे। तो बताइए आयरन पे चार्ज कितना होगा फिर सल्फेट में? 2। एन फैक्टर कितना हो गया इसका? 2। सल्फेट का चार्ज 2-, यानी दोनों में से कोई एक लेंगे तो कितना आएगा? 2। याद रखिएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कभी भी आयन के फॉर्म पे डिसोसिएट नहीं होता है। नोट करके लिख लीजिएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नेवर डिसोसिएट इनटू आयंस, यानी इसका सिंपल सा मतलब है कि जो सॉल्ट है बस वही आयन बनाएगा। ग्लूकोज बेटा कोवेलेंट कंपाउंड है ना। अब वहां पे देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो कंडीशन अलग हो जाता है। बेसिकली आयोनिक कंपाउंड में, या अगर कोवेलेंट कंपाउंड आए तो रिडॉक्स पे चेक करते हैं क्या होगा। AlCl3 में, AlCl3 का इनफेक्टर, AlCl3 का ही वाला आया समझ में? AlCl3 का 3। चलिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका फंक्शन ग्रुप क्या होता है बेटा? COOH। अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो एन फैक्टर कितना होगा? 1, क्योंकि एक ही H+ रिलीज होगा। तो और जितने COH ग्रुप आएंगे उतना एन फैक्टर बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? तो अभी पढ़ा गया था। चलो इसका बताओ पहले। HCOOH, बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड है ये? कौन सा ग्रुप आ गया बेटा? COOH, है ना? इसका नाम क्या होगा? एसिटिक नहीं है, ध्यान दीजिए। IUPAC नेम पहले बताइए। कितने कार्बन है? एक। मेथेन ओइक एसिड। और कॉमन नेम होता है बेटा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पढ़े हो ना? एन फैक्टर कितना है इसका? 1। इसको तोड़ोगे तो किस फॉर्म पे टूटता है? ये फॉर्मेट आयन में टूटेगा और H+ आयन में टूटेगा। बोलिए क्लियर है? जितना COOH ग्रुप लगा होगा एन फैक्टर उतना बढ़ता चला जाएगा। एसिटिक एसिड का एन फैक्टर, एसिटिक एसिड अभी लिखा गया था, यहाँ लिख देना फिर से। बताइए, एसिटिक एसिड का एन फैक्टर 1, है ना? इसका नाम हो गया एथेनोइक एसिड। कोई पूछ दे आपसे, चलिए ऐसा लिख दे रहे हैं यहाँ पे, CH3 CH2 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 COOH, इसका एन फैक्टर 1। क्लियर है ना? क्योंकि डिसोसिएशन कहाँ पे होगा? इस आयन में होगा ना। ये तो डिसोसिएट होगा ही नहीं। क्लियर है ना ये? चलिए एक और, ऑक्जेलिक एसिड आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला किसी को याद है? ऑक्जेलिक एसिड, हाँ, और अगर तोड़ोगे तो क्या आएगा? COOH COOH। बताइए, अब बताइए इसका एन फैक्टर कितना बेटा? 2 आया? विष्णु, दिख रहा है सब? तुम भी, है ना? तो समझना मत, तुम्हारे चूतियों लड़कों को रोज पढ़ाते हैं हम तो, है ना? थोड़ा सा सही से क्लास में, हम कई दिन से नोटिस कर रहे हैं बोल नहीं रहे हैं, तो इस बात को ध्यान दो थोड़ा।
हाँ हाँ हाँ, वो हम सब समझ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो ये समझना मत कि कुछ समझ नहीं रहे हैं। बेटा एकदम क्लियर है ये पूरा? हम्म, चलिए एक और एग्जांपल, एकदम क्लियर हो रहा है ना? अब चलिए कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है H3PO4। इसको क्या नाम देते हैं बेटा? फॉस्फोरिक एसिड। और इसका दूसरा फॉर्म होता है फॉस्फोरस के एसिड का H3PO3। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड। और इसका एक और फॉर्म होता है बेटा H3PO2। इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। चलिए पहला वाला आई होप पूरा क्लियर होगा। बताइए पहले वाले का इनफैक्टर 3, ये तो क्लियर है, 3 हाइड्रोजन है, तीनों लिबरेट कर जाएगा। हाँ अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बेटा, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अभी स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं कि कैसे 3 नहीं होगा सबका। इसका कितना होगा? नहीं, सुनिए सुनिए, यहाँ पे फिलहाल याद कर लीजिए, फॉस्फोरस के 3 एसिड होते हैं, ये याद हो गया ना? H3PO4, H3PO3 और H3PO2। एक्सेप्शनल है ये कंपाउंड क्योंकि इनका जो एन फैक्टर वो डिफाइंड होता है इनके स्ट्रक्चर से। अच्छा, कितने ऑक्सीजन है बेटा यहाँ पे? 4। हाँ, दूसरे का 2, नीचे वाले का 1 होता है। जितना ऑक्सीजन होगा उसका एन फैक्टर क्या करेंगे, एक कम कर देना। यानी H3PO4 में ऑक्सीजन कितने बेटा? 4। कितना एन फैक्टर हो जाएगा? 3। अभी बता देना क्यों होगा। इसमें ऑक्सीजन कितना है बेटा? 3, एन फैक्टर 2। इसमें 1 फैक्टर 1। कहानी इसकी एक और है, बता देना स्ट्रक्चर पे, पहले लिखवा देना फिर स्ट्रक्चर डिफाइन करवा देना। स्ट्रक्चर डायरेक्टली पूछा हुआ है, ये क्लियर है? प्रॉब्लम आई होप सब बच्चों को कि क्यों ये एन फैक्टर चेंज हो जा रहा है जबकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है। हाँ हाँ। हाइड्रोजन 3 है लेकिन सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं ना होंगे यहाँ पे। वही हाइड्रोजन निकलता है एसिड का जो डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है। अभी जस्ट आ रहा है, स्ट्रक्चर पे डिफाइन कर देंगे। बोलिए इतना बात समझ में आ रहा है ना? एक और एग्जांपल बेटा H3BO3 एक्सेप्शनल है, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। चलिए बताइए बोरिक एसिड का इनफैक्टर। एक्सेप्शन है, स्टार बना देना ये सब है बेटा। 1। बोरिक एसिड का एन फैक्टर होता है 1। हाँ ये एक्सेप्शन यही चाह रहा है, बाकी तो सब नॉर्मल ही चल रहा था ना, वो सब तो तुम ही बताए हो। नोट कर लीजिए। और कुछ कंडीशनल लिखवा दे रहे, रेडॉक्स में आप पढ़े होंगे, रेडॉक्स का बैलेंसिंग तुम लोग को आता है ना? तुम पढ़े हो रेडॉक्स में? तुम मान लो अलग से पढ़े हो, मतलब सारे बच्चे यहाँ पढ़े रेडॉक्स? थोड़ा सा बस, मतलब वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही पढ़े हो? चलो बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। चलो बेटा स्ट्रक्चर भी यहीं बता दे रहा हूँ यहाँ का, सुनिए। कोई भी एसिड वही हाइड्रोजन रिलीज करेगा डायरेक्टली जो अटैच होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। अब ये क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता हो उसको क्या बोलेंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है बेटा? चलिए, शुरुआत के जो 3 एटम होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, याद कर लीजिए। फोन, फोन FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन शुरुआत के टॉप 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। यानी ये किसी के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे? खींच लेंगे। क्लियर है? अगर दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो बताइए इन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? हम मतलब वैसे चार्ज क्या आना है? नेगेटिव। दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज, और जिसका जाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा फॉस्फोरस के एसिड का। पहला यहाँ पे है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस। देखो बेटा, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड OH, OH, और ये होता है OH। बोलो बात समझ में आ रही है? H3PO4 का स्ट्रक्चर है ये, स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा। अब बताइए कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच हैं? 3 ही है, तो एन फैक्टर कितना हो गया बेटा? 3। फोन मोस्ट 3 टॉप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक में पढ़ने वाले हैं। बोलिए क्लियर है ना? तो अभी लिखवा भी दे रहे हैं अलग से लाइन कि फॉस्फोरस के एसिड में या किसी भी एसिड में वही हाइड्रोजन निकलता है जो डायरेक्टली किससे अटैच होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। और कॉमनली उसको बोलते हैं फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसके बाद कोई लेते हैं तो क्लोरीन ले लेते हैं। बोलिए क्लियर है? भाई इसका स्ट्रक्चर डिफाइंड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको साफ पता चल रहा होगा ऑक्सीजन कम है तो हाइड्रोजन क्या होगा? ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हो पाएगा?
चलिए देखिए H3PO3 का बताना है ना अभी। ये यहाँ पे कर दे रहे हैं इसका H3PO3 का। बेटा फॉस्फोरस है। अच्छा फॉस्फोरस टोटल कितना बॉन्ड बनाता है? 5। पेंटावैलेंट होता है, शायद पढ़े होंगे आप। ये हो गया एक ऑक्सीजन, PO3 है ना, 2, 3 और हो गया 4। अच्छा 3 था ना ऑक्सीजन, तो एक काम करिए हटा दीजिए यहाँ पे। यहाँ वाला हटा दे रहा है। अब जरा अटैच करिए। कितने हाइड्रोजन है बेटा? एक हाइड्रोजन आ जाएगा इस ऑक्सीजन पे, एक तो डबल बॉन्डेड लगा है, एक आ गया यहाँ पे, एक आ गया यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे। बताइए कितने हाइड्रोजन है जो डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन से? 2 एन फैक्टर 2। एकदम क्लियर है, डायरेक्ट पूछा है एडवांस का क्वेश्चन 2016 का पेपर देखना। ये हो गया। जरा बताइए इसका स्ट्रक्चर तो आप समझ गए होंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है बेटा यहाँ पे? 3 है ना। अरे यहाँ पे, अच्छा ये वाला है ना, हम क्या लिख रहे हैं, एक मिनट इसको मिटाएं तो, ये यहाँ का लिख दिया ना, यही। हाँ हाँ इरेजर पे किए हैं, अब डिफाइन करना इसका, ये वाला है ना बेटा। चलिए बताइए ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। एक ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच होगा हाइड्रोजन से, बाकी हाइड्रोजन किससे अटैच हो जाएंगे? फॉस्फोरस से। बताइए कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है? कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? एन फैक्टर। हो गया, नोट कर लीजिए। और इम्पॉर्टेंट बात, पहले स्ट्रक्चर किनारे सही से बना लीजिएगा, यहाँ स्पेस नहीं था। इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बोरिक एसिड के बारे में। हाँ अच्छा एसिड पढ़े हो तुम लोग ना, अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये टॉपिक अभी बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा नहीं, कल ही खत्म होगा ये। पहले बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। हाँ बेटा बोलो। आई सर्जरी में अब उसका नहीं पता हमें, हमको इतना पता है कैरम बोर्ड में हम लोग यूज़ किए हैं। आई सर्जरी में यूज़ होता है, पाउडर के तरह यूज़ होता है। अरे डब्बे में आता है, तुमको मिल जाएगा, 5 रुपए का 10 रुपए का आ जाएगा वो। हाँ बेटा क्या हुआ? बोरिक एसिड के बारे में एक कहानी लिख लीजिएगा। हाँ, और इम्पोर्टेंट कर लीजिए ये। अच्छा कोई भी एसिड कौन सा आयन रिलीज करता है? H+। H+ का मतलब कौन सा? वो अगर सब एटॉमिक पार्टिकल से कंपेयर करेंगे बेटा, तो H+ को इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, प्रोटॉन बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन बोल सकते हैं? प्रोटॉन, शायद ये बताए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्लियर हो गया ना पूरा? रुकिए ऊपर एक मिनट करते हैं। चलिए, आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में एक लौता एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन 0 होते हैं, वो कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 1। कितने इलेक्ट्रॉन? 1। कितने प्रोटॉन? 1। और न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी कितने हैं? 0। न्यूट्रॉन की कहानी खत्म। अगर इस पर भी प्लस चार्ज लगा दोगे तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन रहा कि खत्म हो गया? वो भी खत्म हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। प्रोटॉन केवल रह गया। तो H+ को दूसरा नाम क्या होता है? प्रोटॉन, है ना। H+ आयन का दूसरा नाम पढ़ेंगे हम लोग प्रोटॉन। रीजन क्लियर है? क्योंकि इसके पास एक भी न्यूट्रॉन और एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्लियर है? अब बोरिक एसिड के बारे में खास बात है। बोरिक एसिड, एसिड तो होता है, लेकिन ये ऐसा एसिड है जो H+ डोनेट ही नहीं करता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करता है। और वहाँ पे एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, बस सुन लीजिए, आगे आने वाला ऑर्गेनिक में, लिविस एसिड। शायद कुछ बच्चे सुन लिए होंगे ये नाम, लिविस एसिड, या मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। आईएससी बोर्ड से कौन कौन है इसमें? ICSC 10th में तुम पढ़े होगे तब तो, सेलिना वेलिना में दिया रहता है अलग से लाइन। और भी बच्चे हो 10th? हाँ, बस इतना ध्यान रहेगा ना, जो बोल रहे हैं बस उतना सुन लीजिए। बोरिक एसिड प्रोटोनेटेड एसिड नहीं है। प्रोटोनेटेड एसिड क्या होता है? जो H+ आयन को डोनेट करे। बोरिक एसिड क्या होता है? कौन सा एसिड है? लिविस एसिड। क्लियर है ये? रीजन आगे क्लियर होगा, तो बस इसमें नोट करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें लिख लीजिएगा बोरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटोनेटेड एसिड। प्रोटोनेटेड एसिड, प्रोटोनेटेड एसिड का मतलब बेटा जो H+ आयन को रिलीज करे। कर पाएगा? नहीं करेगा। स्ट्रक्चर इसके पीछे इसका रिस्पॉन्सिबल है। और ये होता क्या है? इट इज अ लिविस एसिड। जितना आज पढ़े हो उसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन जेई मेंस और नीट का आराम से, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, जितने आज पढ़ लिए उतने में से ही। एन फैक्टर में से ये बोरिक एसिड वाला 2 बार तो
2 से 3 बार तो डायरेक्ट नीट में पैटर्न बदल के पूछ दिया है। 2 से 3 बार इनऑर्गेनिक का पार्ट है ये। है बेटा, बता रहे ये नोट कर ली। प्रॉब्लम है आपको कि प्रोटोनेटेड एसिड का, प्रोटोनेटेड एसिड वो होता है जो H+ को रिलीज कर दे, उसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड एसिड। लेविस एसिड लिख लो, प्रोटोनेटेड एसिड का मतलब हिंदी में लिख लो क्या होगा, जो H+ का मतलब बेटा प्रोटॉन, यही तो होगा ना, जो H+ रिलीज करे। और लिविस एसिड वो होता है बेटा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करता है। ला, लिविस एसिड का शॉर्ट फॉर्म पे क्या बोलोगे, लिविस का L, एसिड का A, बताओ। ला, ये क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना। और लिविस बेस आता है, वो बोलता है ले बे। सुनो, यही है ना, लिविस बेस, क्या बना, शॉर्ट सिंपल, याद रहेगा। लिविस एसिड का मतलब ला, ये मांगता है क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर, और लिविस बेस क्या बोलता है, ले बे। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है ये, पेयर 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 जोड़े में, वो दोनों, वो जोड़े में इलेक्ट्रॉन देगा और ये जोड़े में इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लिखना ये भी, हाँ लिविस एसिड लिख लो। बाकी डिटेल में भी पढ़ेंगे, बहुत शानदार ये सब टॉपिक है। शॉर्ट में लिख लो ला, याद रहेगा ना। यानी ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्टर। और लिविस बेस, हाँ इसका शॉर्ट सिंबल क्या होगा, ले बे। हो जाएगा ना। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेटर। हो गया बेटा ये, चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है इसका बेटा, बोरिक एसिड का देख लो। अच्छा, बोरिक एसिड के बारे में चलो एक और फैक्टर जानना चाहते हैं तो वो भी बता दे रहे हैं। अबे लिख ही लो, तुमको केवल ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, बस याद ही करना, दिमाग लगाना ही नहीं है। सुनो, बोरिक एसिड का एक और फॉर्मूला होता है BOH होल थ्राइस। खोपड़ी मत नचाना कि अभी तो एसिड में होता है H+, बेस में होता है OH, तो बोले ना कि ये प्रोटोनेटेड एसिड नहीं है, BOH होल थ्राइस। अब स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, BOH OH OH। क्या बेटा, नीचे ऊपर, चलिए।